हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जयसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल जे आर ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने मोस्ट इंपॉर्टेंट वन शॉट वीडियो लेकर आ चुका हूं दोस्तों, जिसमें आज के दिन जो सब्जेक्ट होने वाला है हमारा वन शॉट रिवीजन वीडियो का, वो होगा साइंस का सब्जेक्ट। जी हाँ दोस्तों, तो 10th स्टैंडर्ड के लिए साइंस सब्जेक्ट का जो पार्ट 1 होता है उसका एक और चैप्टर का हम वन शॉट रिवीजन वीडियो हम कराने जा रहे हैं, और उस चैप्टर का जो नाम है वो है चैप्टर नंबर 2, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है दोस्तों, तो इसके पहले जो पहला चैप्टर था ग्रेविटेशन, उसका वन शॉट रिवीजन वीडियो ऑलरेडी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। एक ही घंटे के अंदर पूरा का पूरा चैप्टर हमने कवर करा दिया, तो आप जाके देख सकते हो। हमारे वीडियोस के अंदर मैथ्स के ऑलमोस्ट 2 से 3 चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं, दोनों पार्ट 1 पार्ट 2, उसके भी वन शॉट रिवीजन वीडियोस देख सकते हो। हमारे रेगुलर लेक्चर वीडियोस तो बहुत पहले ही कंप्लीट हो चुके हैं, पूरे सिलेबस हमारा 10th स्टैंडर्ड का कंप्लीट हो चुका है, तो वो आप जाके अच्छे से देख सकते हो। हमारे प्लेलिस्ट हमने बनाए हुए, वहां से आप चेकआउट कर सकते हो। तो देखो, हमारा वन शॉट रिवीजन वीडियोस का मतलब क्या होता है, ये थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगा कि हम क्या करते हैं। जो भी टॉपिक्स आपके एक चैप्टर में अगर होते हैं तो उस टॉपिक को हम वापस से रिवाइज कराते हैं कि उसका मतलब क्या है, लेकिन वो जो तरीका होता है वो थोड़ा फास्ट भी होता है और रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू भी समझाते हैं। क्योंकि देखो, रेगुलर लेक्चर और रिवीजन वीडियो में कुछ फर्क होता है। रेगुलर लेक्चर में हम लोग एक एक चीज की बाल की खाल निकालते हैं। बाल की खाल निकालना मतलब एक एक चीज को घुस घुस के समझाते हैं, लेकिन रिवीजन में हम लोग को क्या करना होता है, जस्ट एक ऊपर ऊपर से रिवाइज करवाना होता है। लेकिन हमारा जो तरीका है रिवाइज करवाने का, वो एक एक टॉपिक को अंदर से वापस से कंसेप्चुअल नॉलेज के साथ पढ़ाना होता है। इसीलिए शायद हमारा डिफरेंट है बहुत ज्यादा, और शायद आप लोग पसंद भी कर रहे हो, तो थैंक यू सो मच फॉर दैट। आपने मैथ्स के वीडियोस को काफी ज्यादा प्यार दिया, साइंस के वीडियोस इसके पहले जो अपलोड किया हमने वन शॉट, उसको भी बहुत प्यार दिया। और आज हमारा सेकंड चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसका नाम है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो सबसे पहला क्या है टॉपिक इस चैप्टर के अंदर, तो हम लोग वो बात करेंगे। तो बेसिकली आप जानते हो कि क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, यानी कि जब एलिमेंट्स डिस्कवर हो रहे थे, जैसे कि आपको पता है कि धीरे धीरे एलिमेंट्स जो है मिलना शुरू हुआ। बहुत सारे साइंटिस्ट थे जो आए सामने, जिन्होंने बताया कि मैंने ये डिस्कवर किया, मैंने ये डिस्कस किया, ठीक है। लेकिन वो जो एलिमेंट्स डिस्कवर जो हो रहे थे ना, उसको प्रॉपर तरीके से अरेंज करना और उसको क्लासिफाई करना एक वन ऑफ द मोस्ट चैलेंजिंग जॉब था। जैसे कि हमारे पास बहुत सारी चीजें जब आ जाती है तो हम उसको क्लासिफाई करते हैं, ठीक है ना। हमारे पास समझ लो बहुत पैसा आ गया, आपके पास गुल्लक है, अब गुल्लक में बहुत सारा पैसा आपने जमा कर लिया, सालों से जमा कर रहे हो। जब गुल्लक को फोड़ोगे तो आपके उसमें कुछ 5 रुपए के कॉइन होंगे, कुछ 2 रुपए के कॉइन होंगे, कुछ 1 रुपए के कॉइन होंगे, कुछ 10 के नोट होंगे, कोई 20 के, 50 के, 100 के, 200 के, और उसके बाद 500 के, उसके बाद 2000 के। इस प्रकार के कई सारे नोट होंगे। तो आपको वो हर एक नोट को क्या करना पड़ेगा, क्लासिफाई करना पड़ेगा। ये 5 का कॉइन इधर, ये 2 का कॉइन इधर, ये 50 का नोट इधर, ये 20 का नोट इधर, ये 100 का नोट इधर, ये 200 का नोट इधर। आप क्या करोगे, उसको क्लासिफाई करेंगे। उसी प्रकार एलिमेंट्स को क्लासिफाई करना बहुत ज्यादा यहाँ पे अच्छा जॉब माना जा रहा था। जॉब मतलब एक चैलेंजिंग रोल माना जा रहा था। तो उसमें बहुत सारे साइंटिस्ट आए क्लासिफाई करने के लिए, वो बोला मैं करूंगा। तो सबसे पहला जो साइंटिस्ट आया वो आया डोबेराइनर, ठीक है ना। कौन आया, डोबेराइनर्स, ठीक है। तो ये जो डोबेराइनर था, उसने बोला कि मैं जो है ना एक ऐसा तरीका लाया हूं जिससे मैं एलिमेंट्स को क्लासिफाई कर सकता हूं, और उसने उस तरीके को नाम रखा ट्रायड। उसने उस तरीके का नाम क्या रखा, ट्रायड। अब ट्रायड का मतलब क्या होता है, तिकड़ी। जैसे कि हम लोग पेयर को क्या बोलते हैं, जोड़ी बोलते हैं, जोड़ी बोलते हैं ना, पेयर। तो उसमें क्या होता है, जोड़ी होता है, मतलब कोई 2 चीज हो सकता है। समझ लो अभी राहुल है एंड रोहन है, ठीक है ना, ये 2 लोग हैं, तो ये क्या हो गया, जोड़ी हो गया, राहुल एंड रोहन की जोड़ी। लेकिन एक और आदमी आ गया इसमें, समझ लो, ठीक है ना, एक और आदमी आ गया अभी, ठीक है, प्रदीप। तो ये कौन हो गया, तीसरा पर्सन हो गया। तो ये 1 2 3, यानी कि ये क्या बन जाए, अब पेयर नहीं रहेंगे, ये क्या रहेंगे, ये रहेंगे ट्रायड। क्या रहेंगे, ये ट्रायड हो जाएंगे। यानी 3 की चीज, जब 3 एक साथ आ जाते तो तिकड़ी बोलते हैं हम लोग। 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा, उस प्रकार का चीजें है, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं ट्रायड। काम बिगाड़ने वाला काम नहीं हो रहा है यहाँ पे, बहुत अच्छी तरीके से काम हो रहा है। और बाय द वे आपको पता ही है कौन कौन है, राहुल मैं हूँ, रोहन मेरा भाई, एंड प्रदीप सर को तो आप जानते ही होंगे। अगर नहीं देखा है तो 11th के वीडियोस जाके देख सकते हो। प्रदीप सर बहुत मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। चलो, ये तो आपको मैंने जस्ट एक एग्जांपल ऐसे ही समझा दिया, इसका हमारा चैप्टर से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन यहाँ पे डोबेराइनर ट्रायड जो आया, उन्होंने बोला कि हमने इस प्रकार से एलिमेंट को अरेंज किया है कि हमने 3-3 की जोड़ियां बनाई है, एलिमेंट्स के 3-3 की जोड़ियां। तो कैसे बनाई उसने एलिमेंट्स की 3-3 जोड़ियां, एग्जांपल से समझाता हूं। लेट्स सपोज उसने कुछ एलिमेंट्स ले लिए। पहले केस में कुछ एलिमेंट्स का नाम लिख रहा हूं यहाँ पे। उन्होंने लिया लिथियम, ठीक है। दूसरा एलिमेंट उन्होंने लिया सोडियम और पोटेशियम। उन्होंने बोला कि ये तीनों एलिमेंट जो है, इसकी जो प्रॉपर्टीज होंगी वो सेम होगी। लिथियम, सोडियम और पोटेशियम की जो प्रॉपर्टीज है वो सेम है, इसीलिए मैं तीनों को एक साथ रखना चाहता हूं। ऐसा किसने बोला, डोबेराइनर ने बोला, ठीक है। और सबसे पहली बात, यहां पे जितने भी एलिमेंट्स को वो अरेंज कर रहे थे, वो अरेंज कर रहे थे ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, ठीक है। एटॉमिक मास क्या होता है आप सब जानते हैं, ठीक है। तो एटॉमिक मास के बेस पे डिसाइड हो रहा था। तो कहीं ना कहीं हर एक साइंटिस्ट का एक अपना अपना रूल था। तो उसने बोला कि ये 3 जो है हमने अच्छे से ट्रायड बना के रखे हैं। अब इसको क्या करना है, तो उसने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसको हम लोग बोलते हैं डोबेराइनर ट्रायड्स का एक्सपेरिमेंट। तो उसके हिसाब से क्या होता है कि हर एक का हम लोग क्या करते हैं,
एक एटॉमिक मास को कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो समझ लो मेरे पास लिथियम है, तो लिथियम का जो एटॉमिक मास था वो है दोस्तों यहाँ पे 6.9। ये आपको दिया हुआ रहेगा एग्जाम में, अगर आपको नहीं याद है तो आप याद कर सकते हो। बहुत सारे एटम्स हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऐसे करते करते 20 से 30 एलिमेंट स्टार्टिंग के, उसके कुछ एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास जो है याद रख लो। मैंने एक शॉर्टकट तरीका बनाया हुआ है, हमारे साइंस का फंडा सीरीज प्लेलिस्ट में जाओगे तो साइंस का फंडा सीरीज है, उसमें हमने ना ऐसे ऐसे ट्रिक्स बताए हैं कि आप बड़ी आसानी से याद कर सकते हो एटॉमिक नंबर को और उसके मासेस को, तो जाके देख लेना। तो लिथियम का पहले वाले का एटॉमिक मास है 6.9, ठीक है, ये हो गया। अब यहां पे उन्होंने बोला कि जो पहले वाला एलिमेंट का जो एटॉमिक मास है वो 6.9 है, ठीक है। अब उसने एक चीज बोला, जब हम पहले वाले का और जो हमारा तीसरे वाले का यानी कि पोटेशियम का पहला और तीसरे का अगर प्लस करके डिवाइड बाय 2 करेंगे, यानी कि इन शॉर्ट अगर एवरेज निकालेंगे तो वो अगर बीच वाले एलिमेंट के बराबर आता है तो समझ जाना कि ये डॉबेराइनर ट्राइड जो है वो करेक्ट है। ऐसा उसने एक फॉर्मूला बनाया। तो पहले वाला का लिथियम का एटॉमिक मास जो है वो 6.9 है, उसको मैं प्लस करूंगा, और तीसरे वाले का जो एटॉमिक मास है के का यानी पोटेशियम का जो एटॉमिक मास है दोस्तों वो है 39.1, ठीक है, 39.1। अब इसको दोनों को प्लस करके आपको क्या करना है, डिवाइड बाय 2 करना है। तो प्लस कर लेते हैं हम लोग, तो 6.9 प्लस 39.1 ये दोनों को प्लस करोगे और डिवाइड बाय 2 करोगे तो नॉर्मली इसका जो आंसर आता है वो आता है 46/2 यानी कि 23, ठीक है, 23 आता है। और ये जो सोडियम है ना, सोडियम, इसका भी जो एटॉमिक नंबर, सॉरी एटॉमिक मास जो होता है ना सोडियम का जो एटॉमिक मास जो होता है दोस्तों वो 23 होता है। यानी कि जब हमने क्या किया कि लिथियम पहले वाले एलिमेंट का और तीसरे वाले एलिमेंट का जब प्लस करके डिवाइड बाय 2 किया यानी एवरेज निकाला तो हमें 23 आया, और जो बीच वाला जो एलिमेंट है उसका एटॉमिक मास ऑलरेडी पता है हम लोग को जो कि 23 है। तो यहां पे दोनों के दोनों क्या आ गए, सेम आ गए। और जब ऐसा होता है तो हम बोल सकते हैं कि ये तीनों एलिमेंट क्या है, डॉबेराइनर के ट्रायड है। ये क्या है, डॉबेराइनर के ट्रायड है, ये हम लोग क्या बोल सकते हैं। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आ गया होगा कि डॉबेराइनर ट्रायड का मतलब क्या था। लेकिन अब ये जो साइंटिस्ट आया डॉबेराइनर करके जो साइंटिस्ट आया, ये सक्सेसफुल हो गया क्या? नहीं, ये सक्सेसफुल नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि जब इसने 3 एलिमेंट लिया, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम लिया, उसका ट्रायड निकाला तो ये सक्सेस था। लेकिन सिर्फ एक एग्जांपल में काम करेगा क्या वो? जैसे मैं बोलूंगा कि एक बलून है, हवा में उड़ता है और वो स्पेस तक जा सकता है, तो क्या हर बलून को आप उठाओ और मुंह से फुला के आप हवा में भेज के स्पेस में भेज सकते हो क्या? नहीं। कुछ स्पेसिफिक हीलियम बलून होते हैं, हाइड्रोजन बलून होते हैं, वही जा पाते हैं उतनी हाइट तक, सब नहीं जाएंगे। तो इसका मतलब इसका जो ट्रायड था वो एक सक्सेसफुल हुआ, लेकिन सब जो है वो सक्सेसफुल हो रहा था क्या? नहीं हो रहा था। कैसे नहीं हो रहा था? एक और एग्जाम्पल से समझाता हूं। लेट्स सपोज उसने एक और एलिमेंट ले लिया और वो एलिमेंट की 3 जोड़ी बना दिया उसने, कैल्शियम, दूसरे का स्ट्रोंटियम, ठीक है, और तीसरे का बेरियम, ठीक है। अब यहां पे 3 एलिमेंट ले लिया, तो यहां पे जो कैल्शियम है ना उसका पहले मैं सबका ना एटॉमिक मास लिख देता हूं, ठीक है ना, ये आपको दिया हुआ रहेगा, टेंशन मत लेना, नहीं तो याद रख सकते हो तो अच्छी बात है। तो कैल्शियम का है दोस्तों 40.01, यहां पे मैं साइड में लिख देता हूं, कैल्शियम का जो है 40.1 है, ठीक है। उसके अलावा जो आपका सीरियम है उसका है 87.6, ठीक है, और बेरियम का जो एटॉमिक मास दिया हुआ है वो दिया हुआ है दोस्तों 137.3, ठीक है। ये तीनों के एटॉमिक मास है। अब हमें क्या करना है, हमारा फॉर्मूला याद रखना है, क्या? A प्लस सी डिवाइड बाई 2, यानी कि पहला वाला और तीसरा वाला प्लस करके डिवाइड बाई 2। देखो मैं थोड़ा शॉर्टकट तरीके से भी जा रहा हूं, मैं बहुत ज्यादा अच्छे से चार्ट नहीं बना रहा। क्यों? क्योंकि हमारे वो रेगुलर लेक्चर वीडियो में ऑलरेडी बनाया हुआ है, तो आप रेगुलर लेक्चर वीडियो पहले देख के ही आए होंगे मुझे लग रहा है, क्योंकि आपको बहुत सारी चीज पहले से पता होगा। क्योंकि रिवीजन का मतलब होता है जस्ट टू रिवाइज करवाना, आपको याद दिलाना फिर से कि आपने क्या क्या पढ़ के रखा है ऑलरेडी। तो कैल्शियम क्या है दोस्तों? कैल्शियम का है 40.01, ठीक है, 40.1 प्लस बेरियम कितना है, सॉरी माफ करना, हाँ बेरियम कितना है 137.3। अब इन दोनों को आप प्लस करोगे दोस्तों, इन दोनों को जब आप प्लस करोगे और डिवाइड बाय 2 करोगे तो आपका जो आंसर आ रहा है, ठीक है, वो जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 88.7, ठीक है, 88.7। और आपका जो सीरियम था, सीरियम, ठीक है ना, उसका कितना था वैल्यू, एसआर का वैल्यू कितना है 87.6। एसआर का जो वैल्यू है दोस्तों उसका जो वैल्यू है 87.6। तो क्या मुझे आप बता सकते हो कि क्या ये फर्स्ट और सेकंड यानी कैल्शियम और बेरियम सी एंड बी ए का प्लस करके जो एवरेज आ रहा है, डिवाइड बाय 2 करके जो एवरेज आ रहा है वो, और हमारे सेकंड मिडल वाले जो एलिमेंट है इसका वैल्यू सेम आ रहा है क्या? तो आप बोल सकते हो कि सर ये सेम नहीं आ रहा है, भले ही इसके बीच में सिर्फ एक का ही डिफरेंस है, 0.1 का ही डिफरेंस है, ये 87 है, ये 87 है, ये 88 है, बस इतना ही डिफरेंस है, लेकिन फिर भी ये सेम नहीं आ रहे। और सेम नहीं आ रहे इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो तीनों एलिमेंट है, कैल्शियम, एसआर और बीए, ठीक है, बेरियम, ये तीनों क्या है डॉबेराइनर ट्रायड नहीं है। तो ये ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, पता लगाओ कि ये डॉबेराइनर ट्रायड है या नहीं। ये 3 एलिमेंट्स दिए रहेंगे आपको,
3 एलिमेंट्स दिए रहेंगे, तीनों के एटॉमिक मास भी आपको दिए रहेंगे, आपको बस पहले वाले का और तीसरे वाले का प्लस करके डिवाइड बाय 2 करना है। जो वैल्यू आएगा अगर वो बीच वाले के एटॉमिक मास के वैल्यू से मैच करेगा तो वो डॉबेराइनर ट्राइड है, अगर वो मैच नहीं करेगा डॉबेराइनर ट्राइड नहीं है। बस इतना लिखना है, खत्म कहानी, डॉबेराइनर जिंदाबाद। ठीक है, अब डॉबेराइनर की ये कहानी खत्म हो गई यहां पे आके, क्योंकि जब उसने बोला, बहुत ताव में आया था डॉबेराइनर की, देखो मैंने ये जो क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट है ना, इसका जो है ना ये सॉल्व कर दिया, देखो मैं अभी क्लासिफाई कर पाऊंगा एलिमेंट्स को अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक मासेस एंड ट्रायड के हिसाब से। उसने पहला तो एक्सपेरिमेंट किया तो वो सक्सेसफुल हुआ, चलो भाई मान लिया, लेकिन और करके दिखा भाई, सिर्फ एक से मानूंगा क्या, मैंने और करके दिखा तो दूसरा वाला किया तो फेल हो गया बंदा। यानी कि जो डॉबेराइनर था उसकी जो थियरी थी कि हम 3-3 की जोड़ियां बनाएंगे, तिकड़ियां बनाएंगे, जोड़ियां तो नहीं बोलूंगा, ट्रायड बनाएंगे, ट्रिपल, और उसके हिसाब से अरेंज कर देंगे एलिमेंट्स को तो हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स हो जाएंगे, लेकिन ऐसा सक्सेसफुल होता हुआ नहीं नजर आया। यानी कि जो डॉबेराइनर ट्रायड थी उसकी जो थियरी थी वो क्या हो गई दोस्तों, फेल हो गई, एक पॉइंट पे आके फेल हो गई। ठीक है, अब जैसे ही कोई फेल होता है तो उसके पीछे कई सारे लोग लग जाते हैं, यार ये तो फेल हो गया, अब मैं देख ये चीज करके दिखाऊंगा। जैसे मैं एक साइंटिस्ट हूं अगर फॉर एग्जांपल, तो मैं कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहा था लेकिन मेरा वो एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल नहीं हुआ, तो दूसरा साइंटिस्ट जो मेरे को देख रहा था, अरे यार ये वाला ना इसने ट्राई करके देखा, अब मैं ना इसने ट्राई करके इसने सक्सेसफुल नहीं हुआ तो मैं ट्राई करता हूं और मैं सक्सेसफुल हो जाता हूं, तो अब इसका दुकान बंद हो गया डॉबेराइनर का, इस चीज में वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया, तो इसके रिप्लेस करने के लिए और क्लासिफाई ऑफ एलिमेंट करने के लिए एक और नया साइंटिस्ट आ गया जिसका नाम था न्यूलैंड, और न्यूलैंड ने एक नया तरीका बताया, वो लाया न्यूलैंड को ऑक्टेव्स। तो वो न्यूलैंड ऑक्टेव्स क्या है ये हम लोग देखेंगे। ठीक है, क्लियर है, तो ये था हमारा पहला टॉपिक, उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे कई सारे टॉपिक्स पढ़ने आप लोग बने रहो, वीडियो बहुत लंबा हो सकता है लेकिन आपको ये पूरा चैप्टर आज क्लियर हो जाएगा, ट्रस्ट में आपको पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा, टॉपिक बाय टॉपिक समझ में आ गया। इसको मैं मिटा रहा हूं, अगर आप स्क्रीनशॉट कुछ इंपॉर्टेंट लग रहा है आपको तो स्क्रीनशॉट भी आप लेते जाइए। ठीक है दोस्तों, यहां पे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बाकी चीजें हमने रेगुलर लेक्चर वीडियोस में बनाए हैं, वहां से भी आप रेफर कर सकते हो, जाके देख सकते हो। ठीक है, अब मैं इसको मिटा रहा हूं क्योंकि अब मैं जा रहा हूं हमारे दूसरे साइंटिस्ट के पास। कौन था भाई दूसरा साइंटिस्ट, क्या नाम लिया मैंने अभी, न्यूलैंड। ठीक है, नया वाला लैंड, न्यूलैंड। ठीक है, चलिए आ जाते हैं सेकंड टॉपिक के ऊपर। तो हमारा इसके बाद का डॉबेराइनर का थियरी सक्सेसफुल नहीं हुआ भाई, तो हम आ जाते हैं हमारे दूसरे वाले टॉपिक पे जिसका नाम है न्यूलैंड। अब न्यूलैंड का क्या था, उसने जैसे डॉबेराइनर ने अपना जो थियरी बनाया था उसका नाम था ट्रायड, 3 की जोड़ियां लगाना। अब ये न्यूलैंड जो था उसने ऑक्टेव लेके आया। सर आप बोलेंगे ये ऑक्टेव क्या है, ऑक्टोपस जैसा लग रहा है। ऑक्टेव इज नथिंग बट, जैसे हम लोग 2 को जोड़ी बोलते हैं, 2 को पेयर बोलते हैं ना जोड़ी, वैसे 3 को ट्रायड बोलते हैं, वैसे 8 रहेगा कुछ चीज तो उसको ऑक्टेव कहा जाता है। तो ये क्या था, तो वो हमारे जो न्यूलैंड थे, इन भाई साहब ने बोला कि डॉबेराइनर तो सक्सेसफुल हुआ नहीं, तो क्यों ना मैं एक अलग से थियरी लेके आऊं। ठीक है, और हमेशा जो भी साइंटिस्ट थे वो जो भी एलिमेंट्स को क्लासिफाई करना चाह रहे थे, अरेंज करना चाह रहे थे, वो उसके एटॉमिक मास के आधार पे रखना चाह रहे थे। ठीक है, और एटॉमिक मास के हिसाब से वो रखने जब जा रहे थे तो उन्होंने एक चीज ऑब्जर्व किया, यहां पे मैं एक छोटा सा टेबल ड्रॉ करना चाहूंगा आप लोग के लिए, छोटा सा, ज्यादा नहीं। ठीक है, आपको मैं बताने के लिए एक नॉर्मल तरीके से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। ठीक है, नॉर्मल तरीके से आप थोड़ा सा वेट कर सकते हो, यहां पे ध्यान दे देना। ठीक है ना, यहां पे उन्होंने कुछ एलिमेंट्स के नाम यहां पे मेंशन किए। अब वो एलिमेंट्स कैसे नाम है मैं आपको बताता हूं, थोड़ा सा ध्यान लगा के देख लेना। ठीक है, एक सेकेंड, कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 और एक और 7। ठीक है, अब इसने कुछ एलिमेंट्स को इस प्रकार से अरेंज किए, कैसे अरेंज किए मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, ये डायग्राम मेरे मत जाओ क्योंकि देखो इंपॉर्टेंट प्रेजेंटेशन नहीं होता, इंपॉर्टेंट ये होता है कि आपको किस तरीके से मैं समझा रहा हूं। बाकी हमारे रेगुलर वीडियो में हमने पूरा अच्छे से एकदम लाइन बाय लाइन बना के ड्रॉ किया। ठीक है ना, आज मैं फास्ट जाऊंगा क्योंकि हमें ये आपको लाइन नहीं दिखाना है कि कितना एक्यूरेट में लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, आपको मुझे ये समझाना है कि एक्चुअल में ये होता क्या है और जो हमने सीखा है उसको रिवाइज करवाना। ठीक है, तो यहां पे एलिमेंट्स है। अब ये जो न्यूलैंड जो ऑक्टेव लेके आया ना, वो जब ये चीज सोच रहा था कि मेरे को कुछ ऐसा थियरी अरेंज करना है, कुछ ऐसा तरीका अपनाना है कि जिससे जो है मैं एक एलिमेंट्स को क्लासिफाई करके एक प्रॉपर टेबल बना सकूं, तो जब उसने सोचा कि हम क्या करेंगे, एटॉमिक मास के हिसाब से अरेंज करेंगे, तो उसने एक चीज ऑब्जर्व किया। ऐसे ही वो सुन रहा था, समझ लो हमारा इंस्ट्रूमेंट, ठीक है ना, एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हमारे इंडिया का नोट होता है। ठीक है ना, इंडिया का मैं बता रहा हूं क्यों, क्योंकि हमारे इंडिया के हिसाब से हम पढ़ रहे हैं, लेकिन वो न्यूलैंड जो है ना वो इंडियन नहीं था, वो कोई और था। ठीक है, तो उसके हिसाब से हमारा इंडिया जो होता है, इंडिया का जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है वो होता है सा रे गा मा प ध नी। ये आपने सुना होगा, सा रे गा मा प ध नी, ये तो आपने सुना ही होगा। ये हमारा क्या है, 7 सुर बोलते हैं हम लोग, लेकिन अंग्रेजी में कुछ और होता है। अंग्रेजी में होता है दो रे मी फा सल्ला टी। ये भी लिख देता हूं, चलो ये आपको शायद नहीं पता होगा तो मैं बता देता हूं। डो रे मी, ठीक है, डो रे मी, फा सोल ला, ठीक है, और टी।
तो उसने जब ये चीज किया, अब अंग्रेजी में तो वो ऐसे ही बोलता होगा, डो रे मी फा सोल ला टी, ऐसे बोलता होगा जैसे हम सारे गा मा पा धा नी बोलते हैं, ठीक है। तो वो जब ऐसा सोच रहा होगा तो उसके दिमाग में एक चीज आया कि अगर मैं कोई एलिमेंट्स को अरेंज करता हूं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं अरेंज करके दिखाता हूं, ठीक है ना, अरेंज करके दिखा रहा हूं, आप थोड़ा सा ध्यान लगा के देख लो, 1 सेकंड लगेगा बस, ज्यादा नहीं लगेगा, ठीक है ना, थोड़ा सा ध्यान लगाना। ठीक है, इसके आगे भी बहुत सारे, लेकिन मैं पूरा नहीं लिखा रहा हूं क्योंकि मुझे आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना कि एग्जैक्टली है क्या। थोड़ा सा यहां पे आप देखोगे तो जो ऑक्टेव था वो इसने ये सोचा कि एक से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, म्यूजिकल नोट्स के हिसाब से उसको समझ में आया कि ये सारे गामा पधा नहीं होता है, लेकिन वापस से जब हम बोलते हैं इसको सारे गामा पधा नी सा, तो ये जो 8वां जो वर्ड आया वो पहले वाले का रिपीट आया। ध्यान से सुनो, सारे गामा पधा नी सा, ऐसा बोलते हैं ना हम लोग, सारे गामा पधा नी सा, तो सात, तो जो 8वां वर्ड आया वापस से सा आया, मतलब जो पहला वर्ड था सा वही 8वां आ रहा है सा, सारे गामा पधा नी सा। यानी कि उसने ये जब दिमाग लगा, ये जब उसके दिमाग में चला यार कुछ तो लोचा यहां पे, तो उसने बोला कि मैं इस प्रकार से एलिमेंट्स को अरेंज करूंगा कि जो पहला एलिमेंट रहेगा और उसके बाद जो 8वां एलिमेंट आएगा उस दोनों की प्रॉपर्टी जो होगी सेम होगी, ऐसा उसने बोला। इसके हिसाब से क्या हो जाएगा कि यहां पे हाइड्रोजन और फ्लोरीन की प्रॉपर्टी सेम हो जाएगी, समझ लो, एक पहला ये, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां और ये 8वां, तो हाइड्रोजन और फ्लोरीन की प्रॉपर्टी सेम हो जाएगी, तो उसको मैं एक ही ग्रुप में रखूंगा। वैसे ही लिथियम के बाद 8वां एलिमेंट कौन सा है, देखो लिथियम पहला हो गया, ठीक है ना, ये समझ लो ये पहला हो गया अभी, तो ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, 8वां, तो उसके हिसाब से हमारा, सॉरी फ्लोरीन को तो गिना ही नहीं ना, ये 7वां और ये 8वां, तो लिथियम के हिसाब से सोडियम, सोडियम के हिसाब से 8वां कौन हो जाएगा, पोटेशियम, और पोटेशियम के आगे, उसके आगे जो भी होंगे। तो उसने एक चीज सीखा यहां से, ऑक्टेव के हिसाब से उसने एक चीज सीखा कि यहां पे हम हर 8वें एलिमेंट को अगर ध्यान से देखेंगे तो उसकी केमिकल प्रॉपर्टी जो है वो सेम आ रही है एज कंपेयर टू 8वें एलिमेंट। तो ये चीज क्या उसने नाम दे दिया, क्योंकि हर 8वां एलिमेंट क्या आ रहा था, वो सेम प्रॉपर्टी वाला आ रहा था, इसीलिए उसका नाम उसने रख दिया न्यूलैंड का ऑक्टेव, ठीक है ना। अब न्यूलैंड का ऑक्टेव उसने रखा, लेकिन उसने एक चीज ऑब्जर्व किया कि पहला एलिमेंट और 8वां एलिमेंट चलो उसकी प्रॉपर्टी सेम आ रही है, लेकिन क्या ये आगे भी चल रहा है क्या, तो यहां पे एक आया उसका लिमिटेशंस, यानी कि क्या उसका ड्रॉबैक्स आया, लिमिटेशंस पढ़ेंगे, क्योंकि अगर ये सक्सेसफुल हो जाता तो इसके आगे की थियरी नहीं बनती, लेकिन आगे की थियरी बनी है, क्यों, क्योंकि ये जो न्यूलैंड ऑक्टेव था ये भी फेल कर गया। कैसे फेल हो गया, यहां पे कुछ एलिमेंट ऐसे थे, जैसे इसके आगे का मैं कंटिन्यू अगर करूं, ठीक है, क्रोमियम, टाइटेनियम, मैंगनीज, ठीक है ना, आयरन, ठीक है, आयरन हो गया, फिर हो गया ये आपका क्लोरीन था, ठीक है, क्लोरीन हो गया, फिर कोबाल्ट एंड निकल, कोबाल्ट एंड निकल, उसके बाद जो था दोस्तों वो था कॉपर, जिंक, ठीक है, कॉपर, जिंक, ठीक है, इस प्रकार के कई सारे एलिमेंट और है, ठीक है। आप थोड़ा सा अगर इमेजिनेशन में जाओगे तो यहां पे जब उसने एक चीज देखा कि हर 8वां एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी है वो सिमिलर आ रही है, लेकिन यहां पे एक टाइम आया उसका जो थियरी था वो कैल्शियम तक ही जिंदाबाद था, यानी कि जो कैल्शियम है ना, कैल्शियम, वहां तक ही उसकी जो थियरी है वो काम कर रही थी, उसके बाद जो 8वां एलिमेंट आ रहा था उसकी प्रॉपर्टी सेम नहीं हो रही थी, तो यहां पे उसकी जो थियरी थी वो क्या हो गई, धीरे धीरे फेल होती हुई नजर आई। क्यों, क्योंकि उसने जब देखा कि हर मेरा 8वां एलिमेंट जो आ रहा है उसकी प्रॉपर्टी सेम है, तो हम उसको एक ही ग्रुप में रख सकते हैं, लेकिन कैल्शियम के बाद जब उसने देखा कि जो भी एलिमेंट्स आ रहे हैं, ठीक है ना, जो भी एलिमेंट्स आ रहे हैं यहां पे, तो वो जो है सेम प्रॉपर्टी नहीं डिस्क्राइब कर पा रहे हैं, इसीलिए वो हमारा जो थियरी है वो फेल होता हुआ हमें नजर आएगा, ठीक है ना। और यहां पे उसने क्या किया कि जो कॉपर एंड निकेल है, उसने पहली बात तो दो एलिमेंट को एक ही साथ रखा है, तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि मैं एक ही साथ दो एलिमेंट को रखूं, तो ये भी जो चीजें हैं वो सक्सेसफुल होता हुआ नजर नहीं आ रहा है, ठीक है ना। अगर हम काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो कैल्शियम का जो सिमिलैरिटी होना चाहिए वो कॉपर के साथ होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है, जिंक के साथ होता है। तो ये सब चीजें, बहुत सारी डिफिकल्टीज आई, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आने लगे, धीरे धीरे यहां पे एक चीज पता चल गया कि यहां पे जो न्यूलैंड ऑक्टेव्स है ये भी सक्सेसफुल नहीं है, और इसीलिए ये जो न्यूलैंड ऑक्टेव था इसकी थियरी भी क्या हो गई, अनसक्सेसफुल हो गई। क्लियर है, तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज भी आपको समझ में आ गया होगा। अब डॉबेराइनर फेल हो गया, न्यूलैंड भी फेल हो गया, यार दिमाग का क्या हो गया, भाजीपाला हो गया। अब दिमाग का भाजीपाला जब हो जाएगा तो यार कोई तो आएगा दूसरा कि भाई मैं भी सोचता हूं कि मैं भी कुछ ना कुछ करूं, ठीक है। अब दिमाग
बहुत ज्यादा हाइपर हो गया। साइंटिस्ट लोग बोले कि यार हमको समझ में नहीं आ रहा है, हम ये क्लासीफाई एलिमेंट्स को क्लासीफाई करें, इतने सारे एलिमेंट्स हमने खोज रखे हैं कि कैसे इसको अरेंज करें। तो इसके बाद एक और साइंटिस्ट आए जिसका नाम था मेंडेलीव। ये भाई साहब बोले जो तुम लोग नहीं करके दिखाए ना, डोबेराइनर, न्यूलैंड, तुम लोग नहीं कर पाए, मैं करके दिखाऊंगा। इस प्रकार का उसका चैलेंज था। चैलेंज तो नहीं था लेकिन इस प्रकार का उसने अपने मन में सोचा होगा। तो उसने क्या सोचा, किस प्रकार की चीजें की, वो हम डिस्कस करेंगे हमारे तीसरे टॉपिक में, जिसका नाम है दोस्तों मेंडेलीव्स पीरियोडिक टेबल। तो ये मेंडेलीव्स का पीरियोडिक टेबल क्या है ये हम देखेंगे। इसको आप स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहोगे, देखो मैं इनकम्प्लीट मैंने लिखा है, इसके आगे भी बहुत सारे एलिमेंट्स है, वो आप लोग अपने बुक से देख सकते हो या फिर हमारे जो पुराने वीडियो है उसमें जाके देखो, उसमें और प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है। क्योंकि आज रिवीजन है तो रिवीजन जैसे ही करा रहे हैं हम लोग, ठीक है। रफ कर रहा हूं दोस्तों। अब मैं जा रहा हूं डॉबेराइनर के ऊपर, ठीक है, सॉरी माफ करना, मेंडेलीव के ऊपर। डॉबेराइनर तो पहले ही हो गया हमारा। देखो अभी ध्यान से, आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा। तीसरा जो पार्ट था मेंडेलीव भाई साहब, अब मेंडेलीव भाई साहब को आ गया था गुस्सा, ठीक है। मेंडेलीव भाई साहब जो थे उन्होंने बोला कि अब हमको कुछ करके दिखाना है। तो हमारा जो तीसरा टॉपिक है वो है मेंडेलीव्स पीरियोडिक टेबल, ठीक है। अब ये जो मेंडेलीव भाई साहब थे, इन्होंने भी कुछ सोचा होगा कि यार उसने देखा कि डॉबेराइनर का जो ट्रायड वाला तरीका था, तीन तीन को एक साथ में रखो, वो भी काम नहीं किया। न्यूलैंड का ऑक्टेव वाला तरीका कि हर आठवां जो एलिमेंट आएगा उसकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम है तो इसको हम लोग सेम ग्रुप में रखेंगे, इस प्रकार की ऑक्टेव थियरी भी सक्सेसफुल नहीं हुई। तो मेंडेलीव ने सोचा कि यार हम ऐसा क्या करें। तो मेंडेलीव ने इमेजिन किया यहां पे कि हमारा सबसे इंपॉर्टेंट जो स्टेप होता है, अगर हमें कोई भी एक पीरियोडिक टेबल बनाना है जिसमें हम एलिमेंट्स को रखें, एक ग्रुप तैयार करें जिसमें हम एलिमेंट्स को प्रॉपर तरीके से क्लासिफाई करें, अरेंज करें, तो हमें कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा, ठीक है ना। तो उन्होंने एक चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें सोचा कि यहां पे जो एलिमेंट्स होंगे उसके हम एटॉमिक मास के आधार पे उस चीज को अरेंज कर सकते हैं, वो भी किसके, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड था पूरे खोज में, पूरे क्लासिफाई करने के खोज में। ये जो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास है ये बहुत इंपॉर्टेंट था। मतलब अब ये लोग अरेंज करने लगे एलिमेंट्स को कि किस प्रकार जो एटॉमिक मास है, ठीक है ना, हाइड्रोजन का समझ लो एटॉमिक मास 1 है, हीलियम का 4 है, लिथियम का 6 है, तो उसके हिसाब से इंक्रीजिंग ऑर्डर में ये लोग क्या करने लगे, अरेंज करने के लिए यहां पे शुरू हो गए, ठीक है ना। तो ये चीज हो गया। और साथ ही में वो लोग ये देख रहे थे कि उस एलिमेंट का फिजिकल प्रॉपर्टी कैसा है, उस एलिमेंट का केमिकल प्रॉपर्टी कैसा है, इस प्रकार से कई सारी चीजें देखने लगे। और उन्होंने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनाया हाइड्राइड्स का और ऑक्साइड का। उन्होंने क्या किया, हाइड्राइड्स का, ठीक है ना, हाइड्राइड्स का और ऑक्साइड्स का फॉर्मूला जो है बनाया और उसके हिसाब से वो लोग ने पीरियोडिक टेबल को अरेंज करना शुरू किया, ठीक है ना। तो अब यहां पे एक चीज ये भी था कि मेंडेलीव जब ये सब चीज कर रहा था, यानी कि जब उसने फिजिकल प्रॉपर्टी भी देख लिया, केमिकल प्रॉपर्टी भी देख लिया, उसने एक चीज सीखा यहां पे कि मेंडेलीव ने ये पाया कि जो एलिमेंट्स के फिजिकल प्रॉपर्टी और जो केमिकल प्रॉपर्टी जो है सिमिलर है उसको मैं एक साथ रखूंगा, ठीक है। जिस भी एलिमेंट के यहां पे क्या है, सिमिलर और फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज है, उसको मैं एक साथ रखूंगा। और उन्होंने एक चीज और ऑब्जर्व किया कि वो जो एलिमेंट्स होंगे जिसके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर है, वो एक डेफिनाइट पैटर्न में रिपीट हो रहे हैं, डेफिनाइट पैटर्न में क्या हो रहे दोस्तों, रिपीट हो रहे। इसका मतलब क्या है, ठीक है, समझ लो कि आपका एक कोई एलिमेंट है, ठीक है ना, कोई भी एक एलिमेंट है, जैसे हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन के बाद कोई एक ऐसा एलिमेंट है जिसकी प्रॉपर्टी हाइड्रोजन से मिलती जुलती है, तो उसके बाद वो क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो इस प्रकार से चीजें मेंडेलीव ने सोची और उसके वजह से उसने क्या कर दिया, एक छोटा सा टेबल तैयार किया, ठीक है ना, एक रफ टेबल तैयार किया जिसमें उन्होंने बहुत सारी चीजें किया, ठीक है ना। यहां पे बहुत इस प्रकार से टेबल उसने क्रिएट किया जिसमें बहुत सारे एलिमेंट्स को उसने प्लेस कर दिया। मैं रफ बना रहा हूं दोस्तों, मैं रफली फिगर बना रहा हूं, ये आपको मिल जाएंगे हमारे रेगुलर लेक्चर्स के अंदर, हमने प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ। ये रफली मैं बता रहा हूं लेकिन समझ लो ये मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, ये थोड़ा समझ लो। तो सबसे पहले उसने हीलियम रखा, सॉरी हाइड्रोजन रखा, यहां पे हीलियम रख दिया, ठीक है ना। और जैसे मैंने बोला कि उसने किस तरह अरेंज किया था, अकॉर्डिंग टू द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास। तो यहां पे हाइड्रोजन का 1 है, हीलियम का 2 है या फिर 4 है, इस प्रकार से उसने क्या कर दिया, अरेंज करना जो है वो शुरू कर दिया, ठीक है। लिथियम हो गया यहां पे, तो इस प्रकार से चीजें करने लगी। तो ये जब उन्होंने किया तो उनको एक चीज समझ में आएगा कि यहां पे जो है ना, कुछ चीजें ऐसी है जो पीरियोडिक तरीके से चल रही है और कुछ ऐसी चीजें हैं जो ग्रुप की तरफ से कर रही है। तो इसीलिए उसने क्या कर दिया, मेंडेलीव ने कुछ ग्रुपिज्म तैयार कर दिया यहां पे, और वो ग्रुप नंबर 1 2 3 ऐसे करते करते उसने कितने 8 ग्रुप तैयार कर दिए। समझ लो ये कर दिया आपने ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2, ग्रुप नंबर 3, ठीक है, ग्रुप नंबर 4, ग्रुप नंबर 5, ठीक है, फिर ग्रुप नंबर 6 और फिर और भी तैयार कर दिया ग्रुप नंबर 7,
और ग्रुप नंबर 8। इस प्रकार से बहुत सारी चीजें उन्होंने तैयार कर दी ग्रुप नंबर के हिसाब से। और यहां पे भी उसने क्या कर दिया, एक रो अरेंज कर दिया, 1 2 3 4 5 6 करके ऐसे बहुत सारे क्या कर दिया, रो अरेंज कर दिया। अब उसने एक चीज क्या बोला कि जो प्रॉपर्टी होता है एलिमेंट का वो क्या होता है, पीरियोडिक फंक्शन होता है उसके एटॉमिक मास पे। मतलब उसको एक चीज तो समझ में आ गया था अभी कि जो भी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यहां पे वो है उसके एटॉमिक मास, और हम एटॉमिक मास के हिसाब से उसको अरेंज कर देंगे। तो उसने बहुत सारे एलिमेंट्स तैयार किए, बहुत सारे एलिमेंट्स तैयार किए। यहां पे सोडियम समझ लो, पोटेशियम समझ लो, ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स ने तैयार किए। लेकिन बहुत सारे एलिमेंट्स में भी ना कुछ जगह ऐसे थे जो खाली थे, कुछ बॉक्सेस ऐसे थे जो आप देखोगे अपने बुक में जो डायग्राम है उसमें आप देखोगे तो कुछ जगह जो है वो खाली थे। क्यों खाली थे वो जगह, क्योंकि उस एलिमेंट के अंदर मतलब कोई एक एलिमेंट अगर यहां पे है और दूसरा एलिमेंट यहां पे, तो उसके बीच में जो एटॉमिक मास का जो गैप था काफी ज्यादा गैप था। तो मेंडलीव को यह लग रहा था कि कुछ और एलिमेंट्स भी डिस्कवर हो सकते हैं जो हम लोग इस जगह खाली जगह पे प्लेस करेंगे, इस प्रकार से हम तैयार करेंगे। और यही था हमारा मेंडलीव का ये वाला टेबल। लेकिन इसमें भी कुछ कुछ जगह ऐसे था जो कि वैकेंट थे और कुछ जगह ऐसे थे जो जस्टिफाई नहीं कर रहे थे कि वो जगह पे ही प्रॉपर तरीके से जो हमारा मेंडलिक जो पीरियड उसने तैयार किया, जो टेबल तैयार किया है वो सक्सेसफुल है कि नहीं। तो इसीलिए इसके बहुत सारे एडवांटेजेस भी थे लेकिन इसके बहुत सारे डिसएडवांटेजेस भी थे। वो क्या थे वो हम लोग डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे। तो मतलब कहीं ना कहीं ये अच्छी तरीके से बन रहा था, मेंडलीव कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत सक्सेसफुल होता हुआ नजर आ रहा था। लेकिन इसमें प्रॉब्लम यह हो गया कि इसके अंदर बहुत सारे डिसएडवांटेज भी आ गए, एक परफेक्ट टेबल नहीं बन पा रहा था और इसीलिए शायद ये टेबल सक्सेसफुल नहीं हुआ। मेंडलीव का ये टेबल भी सक्सेसफुल नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, उसके कुछ मेरिट्स और डिमेरिट्स की बात करेंगे। ठीक है, ध्यान से देखना। ठीक है, अब मैं इसको मिटा रहा हूं। ठीक है, ये बहुत रफ में बना रहा हूं दोस्तों, बाकी चीजें आपको हमारे रेगुलर वीडियोस में मिलेगी। ठीक है, तो वहां से देखते रहिए उसको जाके। और बुक सामने रखना दोस्तों, जो भी आप लोग फॉलो करते हो उसको सामने रखोगे तो और भी बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा ध्यान से देखो। अब एक चीज जो मैं बता रहा हूं, जैसे कि मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल था, इसके बहुत सारे फायदे थे, यानी कि कहीं ना कहीं वो डॉबेराइनर से और न्यूलैंड जो था उससे आगे बढ़ चुका था, क्योंकि इसके बहुत सारे मेरिट थे। कुछ मेरिट ऐसे थे दोस्तों कि उसने क्या कर दिया, एटॉमिक मास जो भी कुछ एलिमेंट्स के थे उसको प्रॉपर तरीके से अरेंज किया, लेकिन कुछ एलिमेंट्स का उसको रिवाइज करना पड़ा ताकि उसको एक प्रॉपर जगह दे दिया जाए। क्योंकि अगर एक पीरियोडिक टेबल तैयार हुआ है उसमें उसको अगर जगह ही नहीं मिल रहा है वो एलिमेंट को, तो फायदा नहीं। तो वो एलिमेंट को जगह बनाने के लिए उसने प्रॉपर तरीके से क्या किया, उस कुछ एलिमेंट्स का जो एटॉमिक मास था उसको रिवाइज करना पड़ा उसको, एंड उसके प्रॉपर्टीज के हिसाब से उसको प्रेस करना पड़ा। जैसे कि यहां पे बेरिलियम था, तो एटॉमिक मास जो बेरिलियम का था वो तो 14.09। ठीक है ना, बेरिलियम जो एलिमेंट होता है दोस्तों आप जानते हो, ठीक है, हमारे चौथे नंबर पे आता है आज के मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के हिसाब से। तो बेरिलियम उस टाइम पे ना एटॉमिक मास उसका कंसीडर किया था 14.09। ठीक है, तो 14.09 किया था, लेकिन बाद में जब पाया गया कि यार ये जो मेंडलीव था उसके हिसाब से बेरिलियम को वो 14.09 के हिसाब से वो प्लेस नहीं कर पा रहा था। तो उसको प्रॉपर जगह पे प्लेस करने के लिए मेंडलीव ने क्या किया, ये जो बेरिलियम था इसका जो एटॉमिक मास था उसके अंदर कुछ चेंजेस ला दिया और उसके जो करेक्ट वैल्यू पे ला दिया। मतलब ये जो 14.09 था ये करेक्ट वैल्यू नहीं था, मतलब उसके करेक्ट वैल्यू पे लाने के बाद इसका जो एटॉमिक मास बन गया दोस्तों रियल में, वो क्या बन गया, 9.4। ठीक है, क्या बन गया, 9.4। यानी कि बेरिलियम का जो पहले कंसीडर किया था एटॉमिक मास वो था 14.09, जो कि गलत आ रहा था, उसी की वजह से इसको प्लेस नहीं किया जा सकता। लेकिन बाद में उसको जब करेक्ट किया गया और 9.4 पे लाया गया, तब जाके यहां पे वो एटॉमिक टेबल, पीरियोडिक टेबल जो था उसमें वो प्लेस हो पा रहा था। ये तो सबसे पहला एडवांटेजेस था इसका। ठीक है ना, और इसको बेरिलियम को, ठीक है, बेरिलियम को जस्ट बोरॉन के पहले, बोरॉन जो एलिमेंट होता है ना उसके पहले प्लेस किया गया। यानी कि बोरॉन के पहले क्या आ रहा था, अभी बेरिलियम पहले ये बोरॉन के भी आगे निकल रहा था, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द एटॉमिक मास 14.09 है, तो 14.09 बोरॉन के आगे निकल रहा था। लेकिन बाद में जब चेंज किया 9.4 तो अब बोरॉन के वो पहले आ रहा है, और ये सबसे बड़ा एडवांटेज था। तो ये था पहला मेरिट। और भी कई सारे मेरिट है, कोई बहुत सारे एडवांटेजेस है। और क्या एडवांटेजेस थे मेंडलीव के इस टेबल के हिसाब से अगर हम बात करें, कि मेंडलीव ने ना बहुत सारी जगह छोड़ के रखा था। जैसे मैंने बताया एक टेबल में कि उसने बीच बीच में बहुत सारी जगह छोड़ के रखे थे। वो जगह इसलिए छोड़ के रखे थे कि अगर कोई प्रॉपर सुटेबल एलिमेंट आता है जिसका एटॉमिक मास उतना रहेगा, जस्टिफाई करेगा, तो हम उस टेबल में उसके बीच में उसको डालेंगे। तो ऐसे 3 एलिमेंट जो ऑलरेडी थे उसके पास, ठीक है ना, जो कि उसने नाम दिया था इका बोरॉन, इका एल्यूमिनियम और इका सिलिकॉन। उसने क्या नाम दिया था, इका बोरॉन, इका एल्यूमिनियम एंड इका सिलिकॉन। ठीक है, जिसके जो एटॉमिक मास कंसीडर किए गए थे वहां पे उस टाइम पे थे दोस्तों, इंडिकेट किए थे 44, 68 एंड 72। ठीक है,
तो ये क्या रखा था, इका बोरॉन, इका एल्यूमिनियम और इका सिलिकॉन उसका नाम रखा गया था। लेकिन बाद में जब जस्टिफाई किया गया और जब इसके ऊपर खोजबीन की गई तो उसके बाद रिजल्ट ये आया कि ये जो इका बोरॉन, इका एल्यूमिनियम, इका सिलिकॉन जो है इसका नाम चेंज करके एक प्रॉपर एलिमेंट का नाम रखा गया। और वो एलिमेंट का जो नाम रखा दोस्तों, इका बोरॉन बन गया स्कैंडियम, ठीक है। इका एल्यूमिनियम जो है वो था बन गया दोस्तों गैलियम, ठीक है, गैलियम। एंड लास्ट में इका सिलिकॉन जो था वो बन गया दोस्तों जर्मेनियम, ठीक है। और आज के डेट में यही तीनों एलिमेंट है। आपको ये इका बोरॉन, एल्यूमिनियम और इका सिलिकॉन नाम का कोई चीज दिखेगा नहीं, ठीक है। ऑलरेडी बोरॉन करके एक एलिमेंट करके और सिलिकॉन करके एलिमेंट्स है, लेकिन इका करके नहीं है कोई भी एलिमेंट। तो उसके जगह पे रिप्लेस हो गए स्कैंडियम बन गए, गैलियम बन गए और जर्मेनियम बन गए। ये भी इसका एक सबसे बड़ा एडवांटेज था, मतलब मेंडेलीव ने ये भी करके दिखा दिया, ठीक है। और क्या किया, और क्या इसके फायदे थे, और क्या इसके एडवांटेजेस थे मेंडेलीव के, तो उसने और भी ऐसी बहुत सारी चीजें की। जैसे कि जो जो जगह पे कुछ जगह नहीं था कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ये एलिमेंट को कहां रखा जाए, ये एलिमेंट को कहां रखा जाए, तो ऐसे बहुत सारे चीज जो है ना मेंडेलीव ने किए, ठीक है ना। अब इसी चीज को लेके उसने एक चीज देखा कि कुछ भी जो अलग एलिमेंट आ रहे थे जिसको नोबल गैस बोला जा रहा था, तो नोबल गैस के लिए ना वो कहां रखूं समझ में नहीं आ रहा था। जितने भी नोबल गैस होते हैं ना, आपको पता है हीलियम होता है, ठीक है ना, फिर नियॉन होता है, जेनॉन होता है, इस प्रकार के जो एलिमेंट्स होते हैं। तो मेंडेलीव ने सोचा कि क्यों मैं इस एलिमेंट को बीच में रखूं, डिस्टर्ब क्यों करूं। तो उसने क्या कर दिया, एक सेपरेट ग्रुप बना दिया जिसका नाम रख दिया उसने जीरो ग्रुप, ठीक है। जितने भी नोबल गैस थे, नोबल ग्रुप जो था, उसने जितने भी एलिमेंट्स खोज किए उसने क्या कर दिया, एक जीरो ग्रुप बना दिया। मतलब एक अलग से जो ग्रुप बने थे उसमें और एक ग्रुप को ऐड कर दिया, और वो पूरे के पूरे ग्रुप में क्या कर दिया उसने, हमारा जो नोबल गैस मिल रहा था, नोबल गैस फाउंड आउट हो रहा था, उसने उसमें बना दिया। क्लियर है। और उसका नाम रख दिया जीरो ग्रुप, जो कि बहुत अच्छे से उस टेबल के अंदर फिट हो गया, ठीक है। तो ये इतने सारे उसके क्या थे, एडवांटेजेस थे, यानी मेरिट्स थे उसके। फिर भी ये जो मेंडेलीव का ये जो पीरियोडिक टेबल था ये रिजेक्ट क्यों हुआ, क्योंकि इसके बहुत सारे डिसएडवांटेजेस भी थे। तो क्या उसके डिसएडवांटेजेस थे और किस वजह से ये जो मॉडर्न नहीं है, ये जो मेंडेलीव का पीरियोडिक टेबल है ये नॉर्मली फेल क्यों हुआ, इसके पीछे का रीजन मैं आपको बताऊंगा। तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लो अगर आपको लेना है तो। अब मैं बात करूंगा उसके डीमेरिट्स के बारे में। तो डीमेरिट्स क्या है, क्योंकि देखो क्लासिफाई करना मतलब प्रॉपर तरीके से क्लासिफाई करना। 50 के नोट में और 500 के नोट में कुछ फर्क होता है, क्योंकि आप 50 के नोट में 500 के नोट में डाल दोगे और 500 का नोट 50 के उसमें ग्रुप में डाल दोगे तो जस्टिफाई नहीं करेगा। उसी प्रकार यहां पे कुछ चीजें हुई। तो यहां पे हम बात करेंगे कि ये जो मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल है इसके डीमेरिट्स क्या थे, ठीक है। अब मैं इसको मिटा रहा हूं, ठीक है, देखते रहना ध्यान से। चलो अब इसको देख लेते हैं, डीमेरिट्स की बात करते हैं। डीमेरिट्स, तो डीमेरिट्स की अगर हम बात करें, जैसे मेंडेलीव था यहां पे, ठीक है, तो कहीं ना कहीं कुछ चीजें जो उसके पीरियोडिक टेबल में बनी थी वो लैक कर रही थी। जैसे कि सबसे पहला जो चीज आ रहा था, उसने जितने भी एटॉमिक मास लिखे थे कोई भी पर्टिकुलर एलिमेंट का, जैसे कि कोबाल्ट वगैरह हो गया, ठीक है ना, कोई भी पर्टिकुलर एलिमेंट का जो उसने एटॉमिक मास लिखा गया था वो सेम हो रहा था। मतलब कुछ कुछ ऐसी चीजें थी जो छोटी छोटी चीजें में मिस्टेक हो रही थी, जैसे कोबाल्ट एंड निकल, जैसे मैंने आपको एक ऑक्टेव का भी बताया था, उसमें कोबाल्ट और निकल साथ में रखा गया था। तो समझ में ये आ रहा था कि कोबाल्ट और निकल जो है इसका जो एटॉमिक मास था ये एलिमेंट का सेम हो रहा था, पर ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि किसी दो एलिमेंट का एटॉमिक मास सेम हो जाए, इट इज नॉट पॉसिबल। तो ये चीज गड़बड़ हो रहा था। तो इसी की वजह से कहीं ना कहीं ये जो थियरी थी मेंडेलीव की ये गलत होती हुई नजर आ रही थी। मतलब कुछ तो मिस्टेक कर रहे हो आप, सही जा रहे हो लेकिन आपका कुछ तो मिस्टेक है, आपको सुधारना पड़ेगा। इस प्रकार से चीजें हो रही थी। तो कोबाल्ट एंड निकेल का जो एटॉमिक मास था वो सेम आ रहा था, जो कि नहीं होना चाहिए। उसके अलावा अगर बात करें कि यहां पे जो आइसोटोप्स थे, वी नो दैट आइसोटोप्स का मतलब क्या होता है, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, ये आपको पता ही होगा। आइसोटोप्स का मतलब क्या होता है, सेम एटॉमिक नंबर होते हैं बट उसके मास नंबर डिफरेंट होते हैं। तो ऑब्वियसली उसके मास नंबर डिफरेंट थे, लेकिन अगर हम बात करें इसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज थी उसकी सेम थी। कुछ ऐसे एलिमेंट थे जिसकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम थी लेकिन मास नंबर क्या थे, डिफरेंट थे। मास नंबर जो थे वो क्या थे, डिफरेंट थे। तो ये जब चीजें मेंडेलीव ने ऑब्जर्व की तो उसको एक चीज समझ में आ गया कि हम जो है ना आइसोटोप्स के जो थे ना वो मास नंबर डिफरेंट होने की वजह से हम उसको प्लेस नहीं कर पा रहे। ये भी चीज बहुत ज्यादा उसको तकलीफ दे रही थी, जो कि बहुत ज्यादा चैलेंजिंग हो रहा था कि ये जो एलिमेंट्स आ रहे उसको हम मेंडेलीव के पीरियोडिक टेबल में किस प्रकार प्लेस करें। तो ये भी उसको समझ में नहीं आ रहा था। तो ये चीज भी एक डिसएडवांटेज के कैटेगरी में आ रही थी कि यार ये भी चीज नहीं हो पा रहा है। और इसके अलावा बात करें कि कुछ एलिमेंट्स ऐसे थे जिसको उसके एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर के हिसाब से रखना था। एटॉमिक मास के
इंक्रीजिंग ऑर्डर, मतलब बढ़ते क्रम में एटॉमिक मास जैसे जैसे इंक्रीज हो रहा है उसके हिसाब से उसके एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर के हिसाब से उसको अरेंज करना था। लेकिन यहां पे क्या हो गया था कि कुछ एटॉमिक मास ऐसे थे जिसके जो इंक्रीजिंग ऑर्डर होना चाहिए था वो यूनिफॉर्म नहीं थे। यूनिफॉर्म नहीं होना मतलब अब जैसे कि 2 के बाद कोई ऐसा एलिमेंट जिसका एटॉमिक मास 4 हो, उसके बाद कुछ ऐसा जिसका 6 हो, किसी का 8 हो, किसी का 9 हो, इस प्रकार से बढ़ना चाहिए। लेकिन बीच बीच में कुछ एलिमेंट ऐसे थे जो कि फ्लक्चुएट कर रहे थे। तो अब 6 के बाद डायरेक्ट 9 लिख दोगे, फिर 8 आ जाएगा, फिर 4 आ जाएगा, फिर 3 आ जाएगा, फिर वापस से 10 हो जाएगा। तो इस प्रकार से अनइवन तरीके से एटॉमिक मास जो है वो इंक्रीज डिक्रीज हो रहे थे। दैट्स वाई ये भी चीज उसको अच्छे से समझ में नहीं आया और ये भी इसका एक डीमेरिट हो गया। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट अगर बात करें, हाइड्रोजन को कहां प्लेस करना, ये सबसे बड़ा चैलेंज था। क्योंकि हाइड्रोजन को लिखने के समय हम लोग H2 लिखते हैं जो कि फ्लोरीन, F2 क्लोरीन इस प्रकार साउंड करता है। तो कंफ्यूजन ये था कि हाइड्रोजन को कहां रखा जाए, पहले वाले ग्रुप में रखा जाए जिसमें सब अल्कली मेटल है जैसे कि आपके सोडियम है, पोटेशियम है, इस प्रकार के एलिमेंट है, या फिर उसको मैं हेलोजन के ग्रुप में रखूं, ग्रुप नंबर 7 में रखूं, कहां रखूं इसको समझ में नहीं आ रहा है। तो वो हाइड्रोजन के प्लेस के लिए चर्चा हो रही थी और इसीलिए वो चीज जो है वो प्रॉपर तरीके से नहीं बन पाई और पीरियोडिक टेबल अच्छे से तैयार नहीं हुआ। लेकिन मेंडलीव ही एक ऐसा पर्सन था जो कहीं ना कहीं काफी क्लोज पहुंच चुका था अरेंज करने में, क्योंकि उसने बहुत सारी इसके पहले जो किए उसमें बहुत सारी चीज सक्सेस हुई। डॉपेराइनर तो सीधा सीधा फेल हो गया, पहला अटेम्प्ट किया, दूसरे में तो सीधा फेल हो गया। न्यूलैंड का तो हर 8वां एलिमेंट सेम आ रहा था, लेकिन वो कैल्शियम तक सेम आया, उसके बाद उसका फ्लॉप हो गया। तो ये जो आया मेंडलीव, ये कहीं ना कहीं तक सक्सेसफुल हो रहा था, लेकिन कुछ कुछ उसके डिमेरिट्स थे, कुछ कुछ परेशानियां थे। तो उसने बोला कि मैं वापस से एक नया टेबल बनाऊंगा और वो टेबल बना के मैं क्या करूंगा, उसमें जो भी गलती है उसको सुधारूंगा और एक परफेक्ट पीरियोडिक टेबल बनाऊंगा। और वो परफेक्ट टाइम पीरियोडिक टेबल जो है वो बना। दोस्तों बोलते हैं ना हार के आगे जीत है, तो वो हार उसको मिली, लेकिन कहीं ना कहीं उसको ये था कि अब मेरी गलती को मैं सुधारूंगा, जो जो मिस्टेक्स हुए उसको ओवरकम करके कुछ नया तरीके से और सोच के एक पीरियोडिक टेबल तैयार करूंगा। और वो पीरियोडिक टेबल उसने तैयार किया और उस पीरियोडिक टेबल का दोस्तों उसने नाम रखा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, मतलब एक नए जमाने वाला मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो ये जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आज भी दोस्तों हम फॉलो करते हैं वो क्या है वो हम लोग देखेंगे। लेकिन अभी मैं इसको रफ करने जा रहा हूं, फटाफट से आप स्क्रीनशॉट ले लो अगर लेना चाहते हो, ठीक है, क्योंकि अभी हम नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे। ठीक है, फटाफट से दोस्तों चलिए, ठीक है, मिटा रहे हैं इसको हम लोग। हो गया, चलिए, उम्मीद कर रहा हूं दोस्तों आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, और भी ज्यादा जानकारी, एकदम डिटेल में जानकारी चाहते हो कि हमने प्रॉपर तरीके से जो रेगुलर लेक्चर्स में पढ़ा है, तो हमारे रेगुलर लेक्चर्स भी देखा करो जाके दोस्तों। हमने बहुत पहले ही आपको बता दिया है कि हमारा सिलेबस साइंस और मैथ्स का पूरा ही कंप्लीट हो चुका है। एसएसटी जो है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, ये भी 99% कंप्लीट हो चुका है। गिने चुने 1-2 चैप्टर बचे, वो हम लोग हर 3 दिन हफ्ते में रेगुलर लेक्चर्स के साथ बना रहे हैं। ठीक है, तो वो आप देखते रहना। अब मैं नेक्स्ट टॉपिक का बात करूंगा यहाँ पे, जो कि है हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। ये है क्या मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की अगर मैं बात करें तो है क्या? तो सबसे पहली बात जो मैंने आपको बताया कि कुछ जो टेबल इसके पहले दिखाए थे हमने, रफली एक पीरियोडिक टेबल था मेंडलीव ने बनाया हुआ, तो उसमें बहुत सारी चीज मिसिंग थी, बहुत सारी तकलीफ थी। तो उसको ओवरकम करते हुए मेंडलीव ने क्या किया, एक मॉडर्न पीरियोडिक टेबल तैयार किया। और वो जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल उसने जो तैयार किया उसको नाम दिया लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल। क्या रखा नाम उसने? लॉन्ग फॉर्म। तो सबसे पहले वो पीरियोडिक टेबल को मैं बनाना चाहूंगा, यहाँ पे पूरा नहीं बनाऊंगा अच्छे से, लेकिन उसका एक स्केच बनाऊंगा, उसका एक आउटलाइन बनाऊंगा। ये तो आप जानते हो कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कैसा दिखता है, आपके बुक्स में मिल जाएगा। ठीक है, हमारा तो डिजिटल बोर्ड नहीं है अभी फिलहाल में, तो हम करेंगे कोशिश, अरेंज कर रहे हैं दोस्तों, जरूर से कुछ ना कुछ होगा, लेकिन टेंशन नहीं लेना है। ये फिलहाल में जो मिल रहा है वही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों, तो उसके ऊपर फोकस करो। तो यहाँ पे समझ लो एक मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कोशिश कर रहा हूं यहाँ पे ड्रॉ करने के लिए। लेट्स सपोज इस प्रकार से मैं अरेंज करता हूं इसको। ठीक है, समझ लो ये हमारा एक मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है। ठीक है ना, इसमें मैं अंदर के एलिमेंट्स के नाम लिखूंगा नहीं, लेकिन आपको जस्ट बता रहा हूं। ठीक है, एक जस्ट बताने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, ठीक है, तो अब ये जो समझ लो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का स्ट्रक्चर है। ठीक है ना, इस प्रकार से दोस्तों, बहुत रफ बना है दोस्तों, लेकिन आपके बुक में बहुत अच्छे से बना हुआ है, तो आप वहां से फॉलो कर सकते हो। ठीक है, अभी के लिए फिलहाल इसको कंसीडर कर लो। ठीक है, ये समझ लो एक पीरियोडिक टेबल है और इसके नीचे होते हैं 2 ग्रुप, वो क्या होते हैं वो भी बता दूंगा। अलग से भी 2 ऐसे लाइंस होते हैं, ये आप जानते होंगे। ठीक है ना, क्या बोलते हैं इसको मैं बताऊंगा, बहुत रफली मैंने बनाया। ये है दोस्तों मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जिसमें एलिमेंट्स को अरेंज किया गया है। ठीक है, तो यहां पे आ जाएगा आपका हाइड्रोजन। ठीक है ना, फिर उसके बाद यहां पे आ जाएगा आपका हीलियम। ठीक है, उसके बाद यहां पे आ जाएगा लिथियम, बेरिलियम। ठीक है, उसके बाद यहां पे BCNOF।
ठीक है, उसके बाद एक छूट गया क्या हमारा, ठीक है, एक और एक्स्ट्रा होना चाहिए था यहाँ पे, चलो BCNOF ने, ठीक है, इस प्रकार से चीजें हैं, समझ लो। तो यहां पे अगर एक चीज जो मैं बता रहा हूं आपको, ध्यान से सुनने वाली बात यह है कि जब मेंडलीव जो था, मेंडलीव ने जब एक चीज सोचा कि यार क्या मिस्टेक मैं कर रहा हूं, उसने बोला कि यार हाइड्रोजन को ना प्लेस करने का बड़ा दिक्कत हो रहा है, तो उसने क्या कर दिया, सबसे पहले हाइड्रोजन को प्लेस कर दिया, और रिजल्ट ये आया कि उसने हाइड्रोजन को जब प्लेस किया तो उसने रखा उसको ग्रुप नंबर 1 में, ठीक है। तो ऐसे टोटल उसने कितने ग्रुप बनाए, ऐसे टोटल 18 ग्रुप बनाए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, समझ लो, मैंने रफली बताया आपको कि ऐसे कितने रहेंगे, 18 ग्रुप्स रहेंगे, ये चीज ध्यान में रखना। उसने जो पीरियोडिक टेबल बनाया उसमें 18 ग्रुप्स रहेंगे, जो कि कॉलम होता है, कॉलम मतलब क्या होता है, लंबा लंबा, ऐसे ऐसे जो वर्टिकल होते हैं ना, वर्टिकल कॉलम्स, मतलब 18 ग्रुप है। और ऐसे टोटल उसने कितने ग्रुप, ऐसे पीरियड कितने बनाए, 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे 7 पीरियड बनाए, तो 18 ग्रुप्स एंड 7 पीरियड्स, जो कि हमारा रो होता है, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। तो यहां पे जो मेंडलीव था, उसने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल अगर बात करूं, उसके स्ट्रक्चर की बात करूं, तो दिस इज द स्ट्रक्चर, ठीक है ना, ये आप थोड़ा बुक में भी देखोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, दिस इज द स्ट्रक्चर। उसमें क्या किया, उसने 18 ग्रुप बनाया। फर्स्ट ग्रुप का उसने नाम रखा अल्कली मेटल, उसके बाद अल्कली अर्थ मेटल, इस प्रकार उसने ये जो पीरियोडिक टेबल था उसके क्या कर दिए, ग्रुपिज्म कर दिए। ग्रुपिज्म कैसे किए उसने, अगर हम बात करें एग्जांपल के तौर पे, उसने ना ब्लॉक्स तैयार किए, क्योंकि यार बहुत तकलीफ हो रहा था उसको इसको क्लासिफाई करने में, तो उसने क्या किया, कुछ ब्लॉक्स तैयार किए। अब जैसे कि ये जो पोर्शन है इतना, ये आपको दिख रहा है, ये जो पोर्शन है, इतना जो पोर्शन है, ये जो इतने एलिमेंट्स आपको दिख रहे हैं, इसका नाम रखा उसने एस ब्लॉक। क्या नाम रखा उसने, एस ब्लॉक, जिसमें क्या रहेंगे, अल्कली मेटल और अल्कली अर्थ मेटल्स रहेंगे, ठीक है ना। उसके बाद जो उसने ये वाला जो ब्लॉक दिख रहा है आपको, यहां से लेके पूरा यहां तक, ये जो यहां से लेके यहां तक जो पूरा दिख रहा है आपको, इसका नाम रखा उसने पी ब्लॉक। क्या नाम रखा, पी ब्लॉक। जो बीच वाला पोर्शन दिख रहा है, इसका नाम रखा उसने डी ब्लॉक। और उसने लास्ट में ये दो सीरीज है जिसको हम लोग बोलते हैं लैंथेनाइड एंड एक्टिनाइड सीरीज। एक होता है लैंथेनाइड का, लैंथेनाइड से शुरुआत होता है, और एक होता है एक्टिनाइड्स, ठीक है ना, एक्टिनाइड सीरीज। ये एलिमेंट के नाम है दोस्तों, जैसे हाइड्रोजन भी एक एलिमेंट का नाम है, वैसे लैंथेनाइड और एक्टिनाइड भी एक एलिमेंट का नाम है। तो उसने क्या कर दिया, नाम रख दिया लैंथेनाइड एंड एक्टिनाइड सीरीज, और ये नीचे वाले का नाम रख दिया उसने एफ ब्लॉक, ठीक है ना, SPDF। तो एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, बीच वाला डी ब्लॉक, और ये एफ ब्लॉक। तो इस प्रकार से उसने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को जो है अरेंज कर दिया इस प्रकार से, और प्रॉपर तरीके से क्या कर दिया, इसमें जितने भी एलिमेंट्स थे उसको एडजस्ट कर दिया, और बहुत सारे एलिमेंट्स उसने बनाए। यही था हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो यहां तक बात किया जाए तो मेंडलीव ने जब ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाया, उस वक्त तक 118 एलिमेंट जो है वो डिस्कवर हो चुके थे। 118 एलिमेंट्स को उसने इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर अरेंज किया, जो कि आप डायग्राम में देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं कि ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल क्या है, कैसे आया, और हमारा मेंडलीव ने किस प्रकार उसने सक्सेसफुली बना दिया, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब जाते हैं हम लोग सीधा हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, अगर हम बात करें, देखो ऑलमोस्ट हम इस चैप्टर के एंड की तरफ आ गए, क्योंकि देखो बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, लेकिन इसमें क्वेश्चंस भी उसी प्रकार पूछे जाते हैं। तो हमारा जो अगला टॉपिक है वो है दोस्तों बहुत ही बेहतरीन टॉपिक, जिसका नाम है यहाँ पे पीरियोडिक ट्रेंड। लेकिन पीरियोडिक ट्रेंड में आपको मैं एक चीज और बताना चाहूंगा कि हमारा एक और टॉपिक है जो कि इसके रिलेटेड है, तो उसको मैं पहले समझा देता हूं, बाद में हम लोग पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक ट्रेंड के अंदर जाएंगे। तो एक चीज आप जानते हो दोस्तों, मेटालिक एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर, यानी कि हमारा एक ऐसा पर्टिकुलर पॉइंट है, हमारा एक ऐसा पर्टिकुलर पॉइंट है टेबल के अंदर जो हम लोग को जस्टिफाई करता है कि कौन सा मेटल्स है और कौन सा नॉन मेटल्स है। तो वो भी मैं आपको यहां पे बताना चाहूंगा कि कौन सा मेटल्स का पार्ट आता है, कौन सा नॉन मेटल्स का पार्ट आता है। जैसे कि अब अगर पीरियोडिक टेबल में आप देखोगे तो ये जो बोरॉन वाला जो पार्ट है ना, यहां पे ना एक पार्टीशन लाइन गुजरती है, ठीक है, बोरॉन वाले पार्ट से यहां से ना ऐसा, ठीक है ना, यहां से इस प्रकार से एक पार्टीशन लाइन इस प्रकार से नीचे जाती है, ठीक है, इस प्रकार से ये लाइन जो आती है। तो ये जो लाइन है ना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिगजैग लाइन बोलते हैं। ये जो लाइन है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिगजैग लाइन बोलते हैं। तो ये जो जिगजैग लाइन आपको दिख रहा है ना, जिगजैग लाइन की ये हमें बताता है कि कौन सा मेटल्स है, कौन सा नॉन मेटल्स है, और मेटलॉइड्स क्या है। तो मेटलॉइड जैसे कि आपको जानते होंगे, एक मेटल होते हैं, एक नॉन मेटल होते हैं, और एक मेटलॉइड्स होते हैं। मेटलॉइड्स के पास दोनों की प्रॉपर्टी होती है, मेटल्स की भी और नॉन मेटल्स दोनों की ही प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। तो यहां पे अगर मैं बात करूं कि ये जो जिगजैग लाइन है, इसके इस तरफ जो एलिमेंट्स है, ये पूरे जो एलिमेंट्स होंगे ना, ये पूरे जितने भी एलिमेंट्स होंगे, ये क्या होंगे, ये मेटल्स होंगे। क्या होंगे, मेटल्स, हाइड्रोजन को छोड़ के। हाइड्रोजन एक नॉन मेटल है, ठीक है, हाइड्रोजन को छोड़ के ये पूरे जितने भी आपको दिख रहे हैं, ये पूरा पार्ट, जो ये पूरा पार्ट मैं आपको पूरा यहां पे रफ कर रहा हूं,
ये पार्ट जो है पूरा का पूरा मेटल से, ये पूरा का पार्ट पाया है मेटल से, यानी ये जिगजैग लाइन के इस तरफ वाले पार्ट क्या है, मेटल से ज्यादातर, ठीक है। वही अगर मैं नॉन मेटल्स की बात करूं तो अगर आप ये जो है ना ये लाइन इसको छोड़ के ये जो जितने भी पार्ट आपको दिख रहे हैं ये वाले पार्ट, ये जनरली क्या होते हैं, नॉन मेटल्स होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों, नॉन मेटल्स होते हैं। और ये जिगजैग लाइन के आसपास वाले जो होते हैं ना, ये इतने, ये पोर्शन में जो एलिमेंट्स आ जाएंगे वो मेटलॉइड्स होते हैं। और ये आपने आप जब आपका जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें आप ध्यान दोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन से मेटल से कौन से नॉन मेटल से। इस प्रकार से छोटा सा टॉपिक था, जनरली एग्जाम में पूछता नहीं है, लेकिन फिर भी आपको जानकारी देना मेरा फर्ज था। उम्मीद करता हूं ये बहुत ही रफ लैंग्वेज में पढ़ा रहा हूं दोस्तों, क्योंकि रिवीजन का मतलब क्या होता है, रफली पढ़ाना, ठीक है ना, रफली आपको रिवाइज करवाना, ये चीज आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो इसको मैं मिटा रहा हूं, काफी ज्यादा गंदा दिख रहा है ये ठीक है, लेकिन आप रेगुलर लेक्चर वीडियो देखोगे तो अच्छे से मैंने पूरा चार्ट के थ्रू एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। वहां से जाइए, रेगुलर लेक्चर्स में देख सकते हो आप लोग, ठीक है। अब मैं इसको मिटा रहा हूं, देखो ध्यान से। ठीक है दोस्तों, ये इतना समझ में आ गया। अब थोड़ा सा ध्यान दो, अब आ रहा है हमारा अगला टॉपिक, थोड़ा सा ध्यान से देखना नेक्स्ट टॉपिक क्या है, ठीक है। अभी और भी बहुत सारे टॉपिक्स बचे हैं इस चैप्टर के अंदर जो जनरली आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, जैसे कि उसमें से एक टॉपिक है हमारा वही दोस्तों, पीरियोडिक ट्रेंड्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक ट्रेंड्स क्या होता है अगर हम बात करें इसमें, तो उसके पहले आपको मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि आप जानते हो कि एटम जो होते हैं ना, एटम्स, ठीक है ना, जो एटम्स होते हैं, ठीक है, हर एक एटम का क्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है। हाँ, और जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल भी हमने जो डिस्कस किया उसमें एक चीज मैंने नहीं बताया कि वो जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो बनाया गया वो एटॉमिक मास के हिसाब से नहीं, वो एटॉमिक नंबर के हिसाब से बनाया, जो कि सुटेबल था। मतलब मेंडलीव को बाद में समझ में आया कि हम एटॉमिक मास कर रहे हैं कितने दिनों से, अगर हम एटॉमिक नंबर के हिसाब से अरेंज कर देंगे तो ये ज्यादा बेटर होगा, ठीक है। तो ऐसे जो एटम्स होते हैं ना, उसका एक स्ट्रक्चर होता है, आप जानते होंगे, ठीक है। प्रोटॉन्स होता है, न्यूट्रॉन्स होता है, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो नॉर्मली क्या होता है ना कि ये जितने भी एटम्स होते हैं, ठीक है ना, इसके कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं, वो स्ट्रक्चर को हम लोग को समझना पड़ेगा। और समझ लो एक एलिमेंट है, ठीक है ना, तो उसके क्या होते हैं, आउटर मोस्ट शेल में ना कुछ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है ना। समझ लो कि इस प्रकार से उसके शेल होते हैं, जैसे हमारे पृथ्वी जो होता है प्लैनेटरी सिस्टम होता है, वैसे इसके भी कुछ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो उसके 4 शेल होते हैं, जैसे कि के, एल, एम, एन, इस प्रकार से 4 शेल्स होते हैं। कौन से के, एल, एम, एन, 4 शेल्स होते हैं आउटर मोस्ट ऑर्बिट्स के, 4 शेल होते हैं, जिसमें नॉर्मली जो इलेक्ट्रॉन्स आते हैं वो आते हैं 2, 8, 18 और 32, इस प्रकार के एलिमेंट्स अरेंज होते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे बात करूं कि समझ लो आपका एक एलिमेंट है क्लोरीन, ठीक है ना, एलिमेंट का नाम क्या है, क्लोरीन। तो इसका एटॉमिक नंबर होता है 17। तो इसको हम लोग कैसे अरेंज करेंगे, इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखना। ये मैंने आपको बहुत बार एक्सप्लेन किया हुआ है, हमारे साइंस के फंडा वीडियो सीरीज में भी आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कि हम क्या करते हैं, उसके एलिमेंट्स को उसके इलेक्ट्रॉन्स के हिसाब से अरेंज करते हैं। तो हमारा पहला शेल में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे, 2 जाएंगे। दूसरे शेल में मैक्सिमम कितने जा सकते हैं, 8 जा सकते हैं। तीसरे शेल में मैक्सिमम 18 जा सकते हैं, लेकिन उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि 2 और 8 पहले हो गए, 17 टोटल है, 2 8 पहले चले गए यानी 10 हो गए, तो कितने बचे, 7, तो अगला हो जाएगा 7, यानी 287 इज द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। एंड उसी के बेस पे वैलेंसी भी निकाला जाता है। और ये वैलेंसी कैसे निकालते हैं ये ऑलरेडी मैंने बताया हुआ है, आपके सिलेबस में अंदर है नहीं, चैप्टर के अंदर है नहीं, लेकिन 9th में आपने पढ़ा होगा, मेरे से ही पढ़ा होगा अगर आपने हमारे वीडियोस देखे होंगे। तो वैलेंसी यानी कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट और द आउटर मोस्ट शेल। तो अभी 7 है, इसको कंप्लीट करने के लिए एक और चाहिए, तो वैलेंसी इसका 1 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका वैलेंसी 1 हो गया। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, ये वैलेंसी, ऐसी इस प्रकार के भी क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं अगर इस चैप्टर में से पूछे जाएंगे तो। अब थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेंगे, एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है पीरियोडिक ट्रेंड्स। तो मैंने आपको बता दिया एटम्स का पीरियोडिक ट्रेंड्स क्या था, ये आपको मैंने बता दिया। एक छोटा सा टॉपिक है जिसका नाम है दोस्तों, क्या नाम है, बहुत ही बेहतरीन टॉपिक, एटॉमिक साइज ऑफ द एटम, ठीक है ना। क्योंकि एटम देख रहे हैं हम लोग, तो एटम का एक साइज भी होता है। अब एटॉम का साइज जो होता है वो किसके हिसाब से निकाला जाता है, ये भी थोड़ा सा ध्यान से समझ लो, ठीक है। कैसे निकालते हैं थोड़ा सा देखते हैं हम लोग। देखो ध्यान से, एटॉमिक साइज। अब जैसे कि आप जानते हैं कि समझ लो कोई एक एटम है, तो उसके अंदर क्या होगा, उसका एक न्यूक्लियस भी होगा। तो आउटर मोस्ट शेल का जो पार्ट होता है ना, आउटर मोस्ट शेल का जो पार्ट, ठीक है, उसका जो सेंटर पॉइंट है यानी न्यूक्लियस से, ठीक है ना, अगर हम बात करें जो डिस्टेंस होता है, ठीक है ना, यानी कि उसका एक डिस्टेंस होगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, रेडियस, उसको हम लोग रेडियस कहते हैं। तो जो एटॉमिक रेडियस होता है ना,
रेडियस मतलब क्या कहलाएगा, उस एटम का रेडियस यानी एटॉमिक रेडियस। तो एटॉमिक रेडियस इज नथिंग बट द एटॉमिक साइज। तो अगर कोई भी चीज आपको पूछेगा एटॉमिक साइज क्या है, मतलब आपको क्या पूछ रहा है, वो एटॉमिक रेडियस के बारे में पूछ रहा है। और एटॉमिक रेडियस क्या होता है, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस ऑफ द एटम एंड इट्स आउटर मोस्ट शेल। तो इसका आउटर मोस्ट शेल का ये पार्ट है और ये उसका न्यूक्लियस होगा। तो न्यूक्लियस से लेके इसका जो भी डिस्टेंस है, यहां से लेके यहां तक का जो भी डिस्टेंस है, उसी को हम लोग एटॉमिक रेडियस बोलेंगे, या फिर इन शॉर्ट उसको हम लोग बोलेंगे एटॉमिक साइज। बहुत ही साधारण सा डेफिनेशन है। और जनरली ये जो एटॉमिक रेडियस होता है इसको हम यूनिट में लिखते हैं पिकोमीटर में, ठीक है ना। पिकोमीटर को नॉर्मली लिखा जाता है, जैसे आप पता है ना सेंटीमीटर होता है, मीटर होता है, मिलीमीटर होता है, वैसे एक पिकोमीटर होता है जो कि बहुत छोटा यूनिट है, ठीक है ना। पीएम लिखते हैं, पिकोमीटर को पीएम लिखा जाता है जो कि बहुत छोटा यूनिट है। और इसका मतलब ये होता है 1 पिकोमीटर का जो वैल्यू होता है वो होता है दोस्तों 10⁻⁻12 मीटर। इसका मतलब क्या हुआ, एक मीटर को आप डिवाइड करोगे 1 के आगे 12 बार 0 लिख के, मतलब 1 को अगर इतने वैल्यू से आप डिवाइड करोगे तो जो वैल्यू मिलेगा ना, इतना छोटा वैल्यू मिलेगा, मतलब 0.0000000000001, ये एक वैल्यू रहेगा 1 पिकोमीटर का। मतलब कितना छोटा होगा आप देख भी नहीं सकते अपनी आंखों से, उसको देखने के लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जरूरत रहेगी। इतना छोटा साइज होता है पिकोमीटर का, और वही साइज किसका होता है, एक एटम के रेडियस का या फिर एटॉमिक साइज होता है। क्लियर है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। और जैसे जैसे हम लोग, अगर हम बात करें हमारा जो भी पीरियोडिक टेबल हमने देखा, जैसे जैसे हम लोग हमारा जो पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से लेकर राइट की तरफ बढ़ते जाएंगे ना, जैसे हमारा इस तरफ हाइड्रोजन था, इधर हीलियम था, इधर आपका हीलियम नहीं, हाँ हीलियम था, इधर पे लिथियम था, बेरिलियम था, बोरॉन था, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, इस प्रकार से चीजें थी दोस्तों, इस प्रकार से चीजें थी, ठीक है ना। जो हमने अभी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देखा उस प्रकार की चीजें थी। तो उसमें आप एक चीज नोटिस करते हैं कि जैसे आप उसमें लेफ्ट से लेकर राइट तक बढ़ोगे ना, तो एटम का जो एटॉमिक रेडियस होगा वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज होगा। यानी कि एक स्टेटमेंट हम लोग यहां से क्या बोल सकते हैं कि व्हेनेवर वी गो left to right in a modern periodic table the atomic size or we can say the atomic radius will start decreasing। and इसके पीछे एक रीजन है क्यों डिक्रीज होगा। सीधी सी बात है कि जब हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे, मतलब उसका एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, यानी कि नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज जो होंगे वो बढ़ेंगे। तो नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज जब बढ़ेंगे तो ये आपका जो न्यूक्लियस होगा उसका साइज भी बढ़ता जाएगा, और इसके कंपेरिजन में जो रेडियस होगा वो छोटा होता जाएगा। एंड जितना आप बढ़ोगे आगे उतना उसका पॉजिटिविटी बढ़ता जाएगा, और जो डिस्टेंस बचेगा आउटर मोस्ट शेल के बीच में और न्यूक्लियस के बीच में वो कम कम होते जाएगा। जिसका मतलब क्या है कि एटॉमिक रेडियस भी धीरे धीरे कम होता जाएगा। और इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं कि यहां पे ड्यू टू द इंक्रीज ऑफ द न्यूक्लियर चार्ज के इंक्रीज होने के वजह से जो स्पेस होगा, जो डिस्टेंस होगा एक न्यूक्लियस और एक आउटर मोस्ट शेल के अंदर, वो डिक्रीज हो रहा है। तो वो डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब सिंपल सी बात है, क्या डिक्रीज हो रहा है, एटॉमिक रेडियस डिक्रीज हो रहा है। और एटॉमिक रेडियस डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब क्लियरली बोल सकते हैं कि उसका जो एटॉमिक साइज है वो भी डिक्रीज हो रहा है। तो इससे कंक्लूजन क्या निकलता है कि जब भी हम लोग लेफ्ट से लेकर राइट की तरफ जा रहे हैं तो हमारा एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, और इसी की वजह से एटॉमिक साइज या फिर एटॉमिक रेडियस जो है वो भी क्या हो रहा है, वो कम हो रहा है, उल्टा हो रहा है, ठीक है ना। अगर एटॉमिक साइज आपको बढ़ाना है तो आपको राइट से लेफ्ट जाना पड़ेगा, लेकिन आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहे हो, आप आगे बढ़ रहे हो तो एटॉमिक साइज कम होते जा रहा है। और सेम उसी प्रकार आप अगर कोई भी ऊपर से लेके नीचे आओगे, यानी कि एटॉमिक जो आपका जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें ऊपर से लेके नीचे की तरफ के एलिमेंट्स में आओगे तो आपको एक चीज देखने मिलेगा यहाँ पे कि जो एटॉमिक साइज होगा वो इंक्रीज होता जाएगा, ठीक है। ये चीज आप नोटिस कर सकते हो। क्लियर है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं कि बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको यह चीज समझ में आ गया होगा। क्लियर है, आगे बढ़े, चलो। यह हो गया हमारा एक पार्ट जिसका नाम था एटॉमिक साइज। क्लियर है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। तो ऐसे इस टॉपिक के ऊपर ऐसे कई सारे क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे एग्जाम में कि देखो गिव रीजन वगैरह के चांसेस तो कम है। नॉर्मली आपको न्यू मॉडल पेपर तो पता ही होगा। अगर नहीं पता है न्यू मॉडल पेपर किस प्रकार के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछने वाले हैं तो प्लीज मुझे कॉमेंट करके इस वीडियो के एंड में बता देना, कॉमेंट कर देना कॉमेंट बॉक्स में। मैं आप लोग के लिए मॉडल पेपर और पैटर्न किस प्रकार आने वाला है आपके साइंस में, मैथ्स में, ये आपको मैं बना दूंगा अलग से वीडियो। जैसे बोर्ड एग्जाम के कई सारे टिप्स वाले वीडियो कि किस प्रकार पेपर लिखना है, फ्लो चार्ट कैसे ड्रॉ करना है, क्या क्या गलती होती है बोर्ड के, वैसे मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हुए हैं। आप जाओ हमारा प्लेलिस्ट में देखोगे तो टॉप पे नजर आएगा उस टाइप के वीडियोस, तो आप देख लेना। और आपको ऐसा लगता है कि आपको साइंस वगैरह के मॉडल पेपर चाहिए या फिर आपको ऐसा लगता है कि हमें पेपर पैटर्न चाहिए तो हमें प्लीज कॉमेंट करके बताना। और हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप है दोस्तों, ठीक है ना। अगर आप देखोगे तो हमारा एक JR ट्यूटोरियल्स का टेलीग्राम ग्रुप है, उसको ज्वाइन कर लो फटाफट से, क्योंकि उस प्रकार के कई सारी चीजें हम टेलीग्राम ग्रुप में भेज सकते हैं और भेजे भी है। तो आप जाके
देख लेना और टेलीग्राम ज्वाइन करके रख लो। हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और कुछ डाउट्स रहेगा तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, फॉलो करके मैसेज कर लो, मैं आपको रिप्लाई जरूर से दे दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो यही सब टॉपिक थे हमारे इस चैप्टर के अंदर जो हमने पूरे डिटेल में हमने डिस्कस कर लिए, कई सारी चीजें कि क्या क्या था। और मुझे लगता है कि ओवरऑल जो मेन इंपॉर्टेंट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे आपके एग्जाम रिलेटेड जो पूछ सकते हैं वो हमने कवर कराने की कोशिश की है। तो इसी के साथ दोस्तों हमारा जो वन शॉट वीडियो है साइंस 1 का जो सेकंड चैप्टर है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, ये हमने कोशिश की है यहाँ पे कंप्लीट करने के लिए और उम्मीद करता हूं बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, और बाकी ज्यादा जानकारी के लिए टोटल बोलते हैं ना, टोटल और ज्यादा डीप में जाने के लिए अगर आपको चाहिए तो आप हमारे रेगुलर लेक्चर वीडियो जो इस चैप्टर पे बने बनाए हैं ऑलरेडी बहुत अच्छी तरीके से, वो भी आप जाके देख लेना। दोनों के कंबाइंड स्टडी करोगे यानी कि वन शॉट भी और रेगुलर लेक्चर्स भी दोनों को मिला के जब स्टडी करोगे ना तो जो रिजल्ट आएगा ना ये बहुत ही बेहतरीन आएगा। ये करके देखो दोस्तों। ठीक है, तो वीडियो समाप्त होता है। हमारे प्लेलिस्ट को चेक करते रहना, वीडियोस बने हुए हैं बहुत सारे, तो जाके देख लो, पढ़ाई करते रहो। इसी के साथ वीडियो समाप्त होता है। ये वीडियो ये चैप्टर आपको कैसा लगा है प्लीज हमें कमेंट करके बताना, अपनी राय और सजेशन जरूर से देना दोस्तों। वीडियो पसंद आया है, वन शॉट वीडियो वाकई आपको पसंद आ रहा है दोस्तों, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों को, 10वीं के स्टूडेंट्स को यार शेयर करो, बताओ, क्योंकि बहुत सारे लोग नहीं जानते कि हम वन शॉट वीडियोस भी ला रहे हैं उनके लिए मेहनत करके। तो प्लीज शेयर कर देना टू द मैक्सिमम पीपल ताकि उनको अवेयरनेस क्रिएट हो जाए। तो प्लीज शेयर। एंड साथ ही में दोस्तों फर्स्ट टाइम अगर चैनल पे आए हो, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और साथ ही में एक बेल आइकन होता है उसको प्रेस कर देना। ठीक है दोस्तों, और क्या बोल सकता हूं, और यही बोलूंगा कि हम जल्दी आपसे मिलेंगे और भी ऐसे ही वीडियोस के साथ, और भी नए नए वीडियोस हम लेके आएंगे। वन शॉट वीडियोस भी रेगुलर ला ही रहे हैं, तो आप लोग बने रहना हमारे साथ एंड तक। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।